समझने की बातें हैं कि बार बार ऐसे आंदोलन हर 2-4 महीने में एक नया आंदोलन होता है जो पूरे राष्ट्र को घेर लेता है, मीडिया उसके पीछे पड़ जाता है, फिर कोई और खबर आती है। मुझे किसान भाइयों से कोई परेशानी नहीं, बस मैं ये कहना चाहता हूं, आपने सड़क क्यों ब्लॉक करी? आपने सड़क क्यों ब्लॉक करी, मुझे क्यों परेशानी? अच्छा, मैंने पूछा अपने एक पाकिस्तानी दोस्त ने, मैंने बोला भाई एक बात बताओ मुझे, क्या इस्लाम में अग्निपथ अच्छी है, बुरी स्कीम है, उससे फौज को भला होगा, बुरा? जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी और मैं हूं मेजर गौरव आर्या। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, कुछ सालों से यह देखा गया है कि आंदोलन बार बार हो रहे हैं देश में। अचानक ये आंदोलन फूटते हैं, जैसे बेमौसम कभी बरसात होती है, जमीन पे गिरते हैं, जमीन गीली होती है, फिर पानी सूख जाता है और लोग भूल जाते हैं। लोग ये भी भूल जाते हैं कि आंदोलन हुआ क्यों, इसका जन्म कहां से हुआ था। अच्छा, कुछ कुछ ऐसे आंदोलन है जिसका साफ पता है कि जन्म कहां से हुआ था, लेकिन ये खत्म क्यों होगा ये पता नहीं लगता। क्या जिस कारणवश ये आंदोलन शुरू हुए थे वो कारण खत्म हो गए, या जिस जस्टिस की, जिस इंसाफ की लोग वो डिमांड कर रहे थे, जो खास एक तबका अगर आंदोलन करता है, क्या वो हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया? ये समझने की बातें हैं कि बार बार ऐसे आंदोलन हर 2-4 महीने में एक नया आंदोलन होता है जो पूरे राष्ट्र को घेर लेता है, मीडिया उसके पीछे पड़ जाता है, फिर कोई और खबर आती है, मीडिया के कैमरा हट जाते हैं, वो आंदोलन पता नहीं कहां चला जाता है। कई आंदोलन हुए, पर मैं सिर्फ 5 आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, सिर्फ 5। सबसे पहले हम बात करेंगे सीएए की, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की। ये क्या था? आप सबको पता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये इस्लामिक देश हैं और यहां पे हिंदुओं की, सिखों की, जैनों की, बौद्धों की, पारसियों की दुर्गति कर रखी है। ये सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है। और ये सिर्फ आप इंटरनेट पे जाके इनकी पॉपुलेशन देखें किस तरीके से कम हुई है, जब से बांग्लादेश बना है वहां पे, जब से पाकिस्तान बना है वहां पे, और अफगानिस्तान में इनकी क्या क्या दुर्गति हुई, ये सब आपको अच्छी तरीके से पता है। तो भारत ने कानून बनाया सीएए। यहां पे भारत में बैठ के कुछ लोगों ने, हमारे बुद्धिजीवी हैं, इसमें वामपंथी हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, इन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया कि साहब ये तो मुसलमानों के खिलाफ है। ये जो पूरा मामला है ना, ये मुसलमानों के खिलाफ है, यानी कि सीएए का भारतीय मुसलमानों से लेना एक, ना लेना दो, कुछ लेना देना नहीं इनका। लेकिन कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग, कुछ डायरेक्टर, कुछ एक्ट्रेसेस, कुछ हमारे माननीय टीवी एंकर्स, सब लोगों ने ऐसी खिचड़ी पकाई कि आम आदमी, खासतौर से भारत का आम मुसलमान, जिसका सीए से कोई लेना देना नहीं है, जिसका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से कोई रत्ती भर का लेना देना नहीं है, क्योंकि वो भारतीय मुसलमानों के लिए है ही नहीं, वो तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए है, या फिर मैं कहूं कि उनके एक्सक्लूजन के लिए है। वो है पाकिस्तान के हिंदू, सिख और बौद्धों के लिए, ईसाइयों के लिए, जैनों के लिए, सिमिलरली अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन अकलियतों के लिए जो माइनॉरिटीज हैं वहां पे, उनके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। लेकिन यहां पे पूरा का पूरा एक शाहीन बाग खड़ा हो गया और महीने दर महीने शाहीन बाग रहा वहां पे, शाहीन बाग रहा वहां पे। शाहीन बाग ने नोएडा से लेकर जो आपकी दिल्ली है और दिल्ली से लेकर फरीदाबाद की सड़क रोक दी। अगर आपको इस रास्ते से, अगर आप इधर रहते हैं और अगर आपको फरीदाबाद जाना है तो आपको बिल्कुल गोल घूम के जाना पड़ता है, यह रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। शाहीन बाग के लिए मेरी सबसे बड़ी जो शिकायत है शाहीन बाग के खिलाफ, यह नहीं है कि आपने विरोध क्यों करा, आपने प्रोटेस्ट क्यों करा। प्रोटेस्ट करना आपका संवैधानिक हक है, चाहे वो बिल्कुल बेवकूफी का प्रोटेस्ट हो, चाहे आपसे कोई लेना एक ना लेना दो उसका, आपका मतलब ही नहीं उससे, फिर भी आपका हक है, मैं कह रहा हूं। लेकिन आप कहीं और करते, रामलीला मैदान में करते, आप जंतर मंतर में करते नहीं। आपको ऐसा लगा कि अगर आप रामलीला मैदान और जंतर मंतर में करेंगे तो लोगों को, यार जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कहीं मैदान में पड़े हुए। तो आपने बोला कि ऐसी जगह करो जहां पे लोगों की जिंदगी नर्क हो जाए, लोगों की जिंदगी हराम हो जाए। जब आम आदमी परेशान होगा तो सरकार के ऊपर एक प्रेशर आएगा। तो यह गेम बना आम आदमी को परेशान करने का। फिर वहां पे वही नकल मारी हुई फैज अहमद फैज और हबीब जालिब की गजलें और नज़में गाई गई। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, पता नहीं क्या देखेंगे। अच्छा,
बीच में प्लान हमें पता लगा, सरकार को तो बहुत पहले से लगा होगा, इन लोगों को भी पहले से पता होगा कि साहब डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के उस वक्त जो राष्ट्रपति हैं वो भारत में आने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप आए, दिल्ली में दंगे फसाद शुरू। डोनाल्ड ट्रंप गए, उसके 48 घंटे के अंदर, 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर दोस्तों शाहीन बाग बिल्कुल खत्म। वो बिरयानी के डेग थे वो उड़ गए, तंबू वंबू सब उड़ गए। सारे लोग जो शाहीन बाग की जो मशहूर दादी थी, जिसको देख के वामपंथी बहुत रोया करते थे कि शाहीन बाग की दादी है ये, वो दादी भी पता नहीं कहां चली गई, किसी, वो दादी आज तक नहीं दिखी मुझे, दादी गायब। वो कमर्शियल दादी थी, वो शी वॉज अ कमर्शियल दादी, वो किराए वाली दादी थी। उसको कोई कभी वो फिर बाद में किसान आंदोलन पे भी आई भाई। तो ये दादी, दिस इज लाइक दादी ऑन बुकिंग, वो दादियों की उबर है। वो बुक करो दादी, उस मेले में पहुंच जाती है, बुक करो इस आंदोलन में पहुंच जाती है। अब वो अगले आंदोलन में दिखेगी, मुझे नहीं पता वो अग्निपथ आंदोलन में कहीं वो दादी दिखाई दी कि नहीं दे, लेकिन वो दादी जरूर आएगी, देखना वो प्रकट होगी दादी। खैर, अब हम आ जाते हैं किसान आंदोलन पे। भाई किसान आंदोलन 3 फार्म लॉज थे, मैंने वो फार्म लॉज पढ़े हैं और मैं फार्म लॉज की डिटेल में नहीं जाऊंगा। भाई फार्म लॉज अच्छे थे बुरे थे वो तो किसान जाने, मुझे फार्म लॉज में कोई लेना देना नहीं है। ना मेरा कोई इरादा है कि मैं गांव में रहूं, ना मेरा इरादा है मैं हल खरीदूं, बैल खरीदूं, गाय भैंस खरीदूं, ना मेरा इरादा है मैं ट्रैक्टर लेके जमीन की जुताई करूं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो मुझे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क किस चीज का पड़ता है? फिर सड़क घेरना, फिर आम लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त करना। यहां से जयपुर जाइए तो आप जा नहीं सकते। तो एक ऐसी चीज बना के रखी है कि भाई सरकार के ऊपर तो प्रेशर आएगा तब जब आप आम लोगों को दर्द पहुंचाओगे। तो जब होस्टेज क्राइसिस होता है ना, जब, उसकी भी यही फिलॉसफी है। जैसे IC-814 एक एयर इंडिया की फ्लाइट थी जिसको हाईजैक करा गया था दोस्तों। IC-814 जिसमें मौलाना मसूद अजहर को छुड़वाया था और ये सब आपको याद होगा। फिर जसवंत सिंह साहब यहां से गए थे, उस जमाने में शायद वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे भारत के, तो वो गए थे और बहुत कुछ हुआ उस वक्त। IC-814 की हाईजैकिंग हुई थी और हर एक हाईजैकिंग का यही होता है, कुछ मासूम लोगों को आप पकड़ के बंदी बना लो जिनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, आप मासूम लोगों को बंदी बना लो और फिर सरकार को बोलो कि अगर तुमने हमारी मांगे पूरी नहीं करी हम एक एक करके इन मासूम लोगों को मारेंगे। तो जब आपने 1-2 लाशें गिराई तो पूरी पब्लिक फिर सरकार से बोलती है अरे ये बेगुनाह लोग मर जाएंगे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो सरकार के ऊपर प्रेशर आता है। इन लोगों ने यही काम करा, शाहीन बाग में भी यही काम हुआ था, किसान आंदोलन में भी यही काम हुआ था। मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे किसान भाइयों से कोई वो नहीं है, परेशानी, ठीक है? मुझे किसान भाइयों से कोई परेशानी नहीं है। बस मैं ये कहना चाहता हूं, आपने सड़क क्यों ब्लॉक करी? आपने सड़क क्यों ब्लॉक करी? मुझे क्यों परेशानी हुई? आपको सरकार से प्रॉब्लम है, आप पार्लियामेंट घेरो ना, आप मेरी सड़क क्यों घेर रहे हो? लेकिन किसान आंदोलन हुआ और फिर फार्म लॉज वापस लिए गए। सरकार पता नहीं क्यों प्रेशर में आ गई, क्यों प्रेशर में आ गई मुझे आज तक नहीं पता लगा। हो सकता है यूपी के चुनाव वाली बात थी, कौन सी बात थी, आई डोंट नो। मुझे पॉलिटिक्स की इतनी समझ नहीं है। किसान आंदोलन के बारे में मेरा सिर्फ एक पॉइंट है जो मैं यहां पे कहना चाहता हूं। ठीक है, आपने सड़क घेरी, गलत करा, लेकिन मेरा सवाल एक और है। 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है भारत में, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। लेकिन जो आंदोलन हुआ वो हमें देखा गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हमने देखा, हमने हरियाणा में देखा, हमने पंजाब में देखा। मुख्यतर इन 3 जगहों में हुआ था। कहीं एक आध जगह और छोटा मोटा हुआ होगा तो हुआ होगा। मेरा सवाल यह है कि क्या केरल में कोई किसान नहीं है? सोचिएगा, क्या मणिपुर में कोई किसान नहीं है? क्या कश्मीर में किसानी नहीं होती, फार्मिंग नहीं होती? क्या गुजरात में नहीं होती? मैं जानना चाहता हूं, क्या उत्तराखंड में किसान नहीं है? क्या भारत के कहीं और किसी भी और राज्य में किसान नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में किसान बिल्कुल भी नहीं है? भारत के 28 राज्यों में किसान है और वहां पे फार्मिंग होती है। कृषि एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। 8 की 8 यूनियन टेरिटरीज में भारत में किसान हैं। लद्दाख में भी हैं, जिसको कोल्ड डेजर्ट माना जाता है लद्दाख को, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे है, कोल्ड डेजर्ट माना जाता है, वहां पे भी किसान है। अंडमान निकोबार में किसानी है। तो सिर्फ ये 3-3.5 राज्यों को क्यों परेशानी हुई इससे? मुझे आज तक समझ में नहीं आया।
इनका क्या मतलब बाकी और जगह किसान नहीं है? और ऐसा भी नहीं है कि पंजाब सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, हरियाणा सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, क्या सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन इनके पास है? इनसे कहीं ज्यादा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गेहूं निकलता है और बाकी चीजें निकलती हैं। आप सोचिएगा जरा, सिर्फ इन 3-3.5 राज्यों में क्यों हुआ किसान आंदोलन? क्यों? क्या कारण क्या थे उसके? जब आप सोचेंगे तब आपको पता लगेगा कि बात कुछ और है। बात फार्म लॉस थे ही नहीं और मासूम किसान को बरगलाया गया। अब हम आ जाते हैं हिजाब के मामले में, जो कर्नाटक में हुआ था। अच्छा, मैंने पूछा अपने एक पाकिस्तानी दोस्त है ना, मैंने बोला भाई एक बात बताओ मुझे, क्या इस्लाम में हिजाब फर्ज है, बिल्कुल जरूरी है? बिल्कुल साहब, मेजर साहब, बिल्कुल जरूरी है। इस्लाम में तो बिल्कुल हिजाब के बिना तो काम ही नहीं चल सकता। हिजाब तो लिखा हुआ है साहब, हिजाब तो होना पड़ेगा। तो मैंने बोला भाई एक बात बताओ, ये जो पाकिस्तान में लेडी टीवी एंकर आती हैं, जितनी भी महिलाएं हैं जो टीवी एंकर है, ये तो मैंने किसी को हिजाब पहनते हुए नहीं देखा। इसका मतलब क्या वो गैर मुसलमान है? चुप। मतलब जवाब दो भाई, जवाब दो। आप मुझे जवाब दो इस बात का कि यानी कि जो भी मुस्लिम महिला अगर हिजाब ना पहने तो गैर मुस्लिम है वो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मगर किंतु परंतु। मैं बोला किंतु परंतु मत करो यार, लेकिन अगर मगर मत करो। आप सीधी सादी बात बताओ, क्या इस्लाम में हिजाब का हुक्म है, हाँ या ना? मुझे हाँ बोलो या ना बोलो, ये बीच वाले रास्ते मत निकालो मेरे लिए। क्योंकि सिख धर्म में पगड़ी हुक्म है, सरदार पगड़ी पहनेगा, कहानी खत्म। ये हुक्म है। हाँ, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बाल कटा लिए, ठीक है, उनकी मर्जी है, वो उनकी मर्जी है। लेकिन सिख धर्म में लिखा हुआ है कि हां, आपको पगड़ी पहननी है, आपको केश रखने हैं, यानी कि लंबे बाल आपको रखने हैं। ये सिख धर्म में हुक्म है। क्या इस्लाम में हुक्म है कि औरत हिजाब पहनेगी ही पहनेगी? अगर है तो बताइए, फिर हम भी आपके साथ खड़े हैं कि कुरान शरीफ में लिखा है कि औरतों को हिजाब पहनना है, कुरान शरीफ में है वो। और अगर मोदी सरकार इसके खिलाफ गई है तो आप फिर बताइए कि साहब मोदी साहब आप इसके खिलाफ गए हैं, जो कुरान शरीफ में लिखा है उसके खिलाफ गए हैं। सेक्युलर स्टेट वैसे भी होली बुक से नहीं चलता, ना इस्लाम की, ना हिंदुइज्म की, ना सिखिज्म की। लेकिन मैं एक आर्ग्यूमेंट के तौर पे आपसे बात बोल रहा हूं, एक आर्ग्यूमेंट के तौर पे, कि आप कहें कि साहब फ्रीडम ऑफ रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करता है और हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन को ये मतलब इसको ठेस पहुंची है। ऐसा भी नहीं। चुप। मैंने कई लोगों से बात करी, कोई मुझे सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाया। लेकिन अचानक वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल छप रहे हैं साहब, शिकागो ट्रिब्यून में आर्टिकल कोई छप रहा है, या सॉरी वो न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छप रहा है कि साहब हिंदुस्तान में तो मुसलमानों के साथ बहुत बुरा करा जा रहा है, ये वो, ये दुनिया भर की बातें। कोर्ट में केस गया, कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट ने अपने कमेंट्स दिए। अचानक वो हिजाब वाली बात कहां चली गई? कहां बात चली गई? जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक पूरे मुल्क में हाहाकार हो रखी थी और कई हफ्तों तक मीडिया में डिबेट चल रही थी, हिजाब 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 हिजाब, वो कहां गया हिजाब? और ये कर्नाटक से शुरू हुआ था। कर्नाटक में जितनी भी हमारी मुसलमान बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, क्या सबकी सब हिजाब पहन के ही आजकल यूनिवर्सिटी जाती हैं, कॉलेज जाती हैं? क्या सब नहीं पहनती? क्या मामला क्या है? किसी को पता है? अगर पता है तो आप कमेंट्स में लिखिए, बताइए जरा, मुझे भी एजुकेट करिए। हो सकता है मुझे नहीं पता हो, मैं जानना चाहता हूं हुआ क्या। आपको साउथ से लेकर फिर मैं एनसीआर दिल्ली लाता हूं, एनसीआर दिल्ली लाता हूं आपको। एनसीआर दिल्ली में अगर आप देखें कि क्या हुआ है, आपको यह पता लग जाएगा कि जो नमाज वाला पूरा मामला हुआ था गुड़गांव में, पूरे हरियाणा में करीब 4,500 मस्जिद हैं, जितनी मैंने छोटी मोटी रिसर्च करी है, हो सकता है मैं गलत हूं, पर जितनी मैंने रिसर्च करी है 4,500, 4,200 कुछ तकरीबन मस्जिद हैं। और अगर हमारे मुसलमान भाइयों को ऐसा लगता है कि मसाजिद कम पड़ रहे हैं, तो आप जमीन लीजिए और बनाइए। किसने रोका है? आपका हक है। आप गुड़गांव के अंदर 100 मस्जिद और बना दीजिए। मुझे कोई एज ए हिंदू मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप बिल्कुल बनाइए मस्जिद। लेकिन सड़क पे, पब्लिक प्लेसेस पे अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो उससे होगा क्या? ये टकराव की स्थिति आएगी। या तो किसी मौलवी मौलाना ने भड़काया है लोगों को कि नहीं तुम टकरा जाओ,
मजहब के लिए, दीन के लिए, तब यह मामला हुआ है। क्योंकि कल फिर आप किसी को रोक नहीं पाएंगे। कल हिंदू बोलेंगे कि जी मंगलवार की आरती सड़क के बीच में होगी, शाम को होगी 5 बजे, और 5 से लेकर 7 बजे चलेगी। तुम्हें ऑफिस से घर जाना है तुम्हारी बला से, और 100 करोड़ हिंदू जो है सड़क पे आ गया कि मंगल की आरती तो होगी। फिर देश का क्या बनेगा भाई? यह भी विवाद का विषय नहीं है कि मंगल की आरती होगी या जुम्मे की नमाज होगी। जिसको जो करना है करे मेरी बला से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या हुआ अचानक गुड़गांव में? वो पूरा मामला ही खत्म हो गया। वो पूरा मामला खत्म हो गया। आपने सुना जब से वो नमाज की चीज खत्म हुई थी उसके बाद कभी वो नमाज की बात आई हो? वो यूं आई और यूं चली गई और किसी को पता भी नहीं लगा क्यों आई। लेकिन तब तक विदेशों में आर्टिकल छप चुके थे। अल जजीरा उसका गाना गा चुका था, पूरी कव्वाली गा चुका था अल जजीरा कि साहब भारत में मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। अरे बाबा बाबा, ऐसी ऐसी स्टोरीज विदेशी अखबारों में छपी। भारत की छवि खराब करने की कोशिश करी गई और अचानक मामला फुर। मैं नुपुर शर्मा के केस के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि हम वीडियो बना चुके हैं उसके ऊपर, हम बातचीत कर चुके हैं उसके ऊपर, तो कोई फायदा नहीं है नुपुर शर्मा के केस के बारे में बात करने के लिए। लेकिन आपने देखा नुपुर शर्मा का केस कहां चला गया? अभी वो क्या हो गया? हुआ क्या? 2-3 बार दंगे हुए, पथराव हुआ, अचानक क्या हो गया? नुपुर शर्मा अरेस्ट हो गई, हुआ क्या? वो कहां गया केस? मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हम वीडियो बना चुके हैं। और जो 5वां पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं ये अग्निवीर के बारे में। अग्निवीर आया सबके सामने, वही 2 हफ्ते खूब हल्ला हुआ देश में, ट्रेनें जली। आज कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई आर्टिकल नहीं छप रहे खतरनाक से कि अग्निवीर के होते हुए देश की फौज का भट्टा बैठ जाएगा, बेचारे अग्निवीर कहां जाएंगे। कुछ बात ही नहीं हो रही इसके बारे में। कहां गए वो आर्टिकल, कहां गए वो टीवी की डिबेट्स, क्या हुआ उसका? हुआ क्या? अच्छा, मैं अग्निवीर के बारे में आपको 2-3 बात बताऊं। जिन लड़कों ने तो अपना टेस्ट दिया, फिजिकल पास करा, सब कुछ पास करा और 2 साल से वेट कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, मेरी सरकार से हाथ जोड़ के अपील है कि इन बच्चों को पुरानी स्कीम के तहत आप ले लीजिए। क्योंकि जब उन्होंने टेस्ट पास करे थे, क्योंकि ये अब कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट का भी यही फैसला होगा, कोर्ट का भी यही फैसला होगा कि इन लड़कों को आप लीजिए इस मामले में। क्योंकि जो अग्निवीर, उन्होंने अग्निवीर के तहत वो टेस्ट नहीं दिया था। उस समय तो अग्निवीर था भी नहीं, मुझे खुद नहीं पता था अग्निवीर क्या होता है। वो जब मीडिया ने बताया तब मुझे पता लगा कि अग्निवीर जैसी कोई चीज है, अग्निपथ जैसी कोई चीज है, हमें तो नहीं पता था। तो इन बच्चों ने, जिन्होंने 1-1.5-2 साल पहले जो टेस्ट दिए और सारे टेस्ट पास कर लिए हैं, अपना रिटन भी, मेडिकल भी, सब कुछ, और सिर्फ वो चिट्ठी का इंतजार कर रहे थे कि आप आके ज्वाइन कर लीजिए, उनको पुरानी स्कीम के तहत सरकार को लेना चाहिए। क्योंकि बात सच्ची है और हमें सच का साथ देना चाहिए। ये भावुक होके ना 10 चीजें भावुक होके, उल्टी सीधी चीजें कि वो बेचारा क्या करेगा, ये सब, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। सच यही है कि जो टेस्ट पास कर चुका है और जो सिर्फ ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहा है, जिसको 1.5-2 साल हो गए गांव में बैठे बैठे, जिसके परिवार को यह पता लग गया कि ज्वाइन कर रहा है, वो सक्सेसफुल है, उसको पुरानी स्कीम के तहत ज्वाइन करवाना चाहिए। इसी में न्याय है, इसी में न्याय है। और मैं सपोर्ट करता हूं इन लड़कों को इस मामले में, इसमें कोई शक नहीं। हां, जो नए लड़के हैं जो कह रहे हैं कि नहीं साहब ये अग्निपथ स्कीम क्यों लॉन्च करी, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया, मैं अब उनकी बात कर रहा हूं। पहले मैं उनकी बात कर रहा था जो पास होके बैठे हैं, वो अलग है, उनको अलग निकाल दीजिए, मैं उनके साथ में खड़ा हूं। जो नए नए लड़के हैं, जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं दिया, जो भर्ती की रैली में नहीं गए, जिन्होंने कुछ नहीं करा, अब वो जो हैं वो जाके ये बात कह रहे हैं कि साहब फौज कैसे बदल सकती है अपने क्या फौज तुमसे पूछ के बदलेगी अपने कानून? भाई, जो एम्प्लॉयर होता है उसके हाथ में होता है टर्म्स एंड कंडीशंस, वो किस कंडीशन में आपको एम्प्लॉय करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा, वो उसकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी नहीं हो सकती। आपकी मर्जी है कि आप ज्वाइन करें ना करें। अगर आपको अग्निवीर नहीं पसंद है, आप मत ज्वाइन करिए। आपको किसने बोला है ज्वाइन करने के लिए? आपको किसने बोला है ज्वाइन करने के लिए? मत करिए अग्निवीर। जो बच्चे, जो लड़के पुरानी स्कीम के तहत पास हो चुके हैं, वो पुरानी स्कीम के तहत फौज को ज्वाइन करना चाहिए, मैं उनके साथ खड़ा हूं।
बिल्कुल, आपने सारे टेस्ट अपने पास कर दिए, आप चिट्ठी का इंतजार कर रहे हैं, आपका पूरा हक बनता है, आपका संवैधानिक हक है कि आप फौज ज्वाइन करें पुरानी स्कीम के तहत, जहां पर पूरा 15-20 साल जितनी भी आपको नौकरी करनी है, पेंशन लेके बाहर जाना है, वो आपका हक बनता है। लेकिन जो अभी जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो भर्ती रैली में गए नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप लोग किस हक से ट्रेन चला रहे हैं? मौसी का घर है ये। फौज जो है, भारतीय सेना, ये मौसी का घर है कि नहीं मुझे फौज में नौकरी करूंगा, मैं, मेरा सिलेक्शन भी होगा, मैं 15 साल भी वहां पर रहूंगा, मैं नौकरी भी करूंगा, मैं सब कुछ करूं। ऐसे थोड़ा ना होता है। ये तो गुंडागर्दी है, ये तो गुंडागर्दी है। और फौज कभी आपकी बात नहीं मानेगी अगर आपको लगता है कि आप दबाव डाल देंगे। ट्रेन, मैं कह रहा हूं 10 ट्रेन और फूंक दो यार, किसी को फर्क नहीं पड़ता। इंडिया के पास इतना पैसा है कि 100 नई ट्रेनें आ जाएंगी, कितनी फूकोगे तुम? तुम्हारे पास केरोसिन ऑयल और पेट्रोल तेल कम पड़ जाएगा, भारतीय सरकार के पास पैसा कम नहीं पड़ेगा। और जो तुम्हारा करियर खराब होगा, जो तुम्हारा फ्यूचर खराब होगा, वो अलग, क्योंकि एक बार फोटो वीडियो में आ गई फिर तो गए तुम। सरकारी नौकरी तो छोड़ दो, प्राइवेट नौकरी तक नहीं मिलेगी, मुकदमा में और लटके रहोगे। तो नेताओं के चक्कर में मत पड़ो, सोचो क्या आप लोग सही बात कर रहे हो? क्या आप लोग सच में सही बात कर रहे हो? अब आप बताओगे फौज को कि फौज कैसी टर्म्स एंड कंडीशंस में हमें ले, फौज की क्या शर्तें होंगी जिसमें आप बादशाह सलामत जिले इलाही अकबर आजम नौकरी करना चाहेंगे फौज में? भाई साहब, इतना भी जुल्म मत करो कि लोग आपकी तरफ देखना ही बंद कर दें। अग्निपथ अच्छी है, बुरी स्कीम है, उससे फौज को भला होगा, बुरा होगा, ये फौज को डिसाइड करने दो ना। फौज में अफसर हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं। आर्मी चीफ है, नेवी चीफ है, एयर चीफ है, वो डिसाइड कर रहे हैं, उनको करना दीजिए। या तो फिर आप बताइए उनको, फिर आप बताइए, आप बोल दीजिए आर्मी चीफ को कि साहब आपको इंडियन आर्मी नहीं आती चलाने, और मैं चलाऊंगा। 18 साल का लड़का जो भर्ती रैली में जाना चाहता हूं, मैं बताऊंगा आपको कि भारतीय सेना कैसे चलेगी। और जनरल मनोज पांडे को नॉर्मली नहीं पता है, जाहिर सी बात है, आप जितनी नॉलेज नहीं है जनरल पांडे को, तो आप बता दीजिए जनरल पांडे को कि सर मैं चाहता हूं आर्मी ऐसे चले। मुद्दा यह भी नहीं है यार, मुद्दा यह है कि अग्निपथ आंदोलन है कहां पे, ये गया कहां? अचानक आया, ट्रेन जली, गायब। क्या सरकार ने अग्निपथ वापस ले लिया? यह आंदोलन गया कहां पे? मैं आपको बताता हूं ये प्रॉब्लम बार बार क्यों हो रही है, और मुझे लगता है कमी सरकार की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की स्ट्रेटेजी है वो बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है। उसमें बहुत सारे जिसको कहते हैं इफ्स एंड बट्स हैं। सिंपल सी बात है, सरकार के पास एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का सेल होना चाहिए। फार्म लॉज हैं, जैसे उदाहरण के लिए फार्म लॉज हैं। सरकार स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन सेल को यह बताए कि साहब 15-20 दिन के बाद हम फार्म लॉज लाना चाहते हैं, और ये फार्म लॉज हैं, हम ये लाना चाहेंगे, हमारे पास पार्लियामेंट में सब कुछ, मतलब पूरी मेजॉरिटी है, और दिस इज हाउ इट स्टैंड्स। अब इसका कम्युनिकेशन कैसे बनाना है? सिर्फ ट्वीट करके या 4-5 नेता कुर्ता पजामा पहन के माइक के सामने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल हर एक बंदे के हाथ में स्मार्टफोन है, एवरी पर्सन हैज अ स्मार्टफोन, सबका दिमाग काम करता है। आपको उन लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा, आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और आप किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे? ये हाफ हार्टेड स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी, वरना दुश्मन आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाएगा। बहुत मशहूर कहावत है जो मेरे पहले कमान अधिकारी महोदय कर्नल कौशलेंद्र पाठक, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, उस दुनिया में नहीं रहे, वो कहते थे पहली बार जब कोई चीज हो तो वो हादसा है, पहली बार जब कोई चीज हो तो वो हादसा है, दूसरी बार अगर कोई चीज हो तो इत्तेफाक है, तीसरी बार अगर वो चीज हो तो वो साजिश है। तो ये तो इंसिडेंट भी नहीं है, कोइंसिडेंस भी नहीं है, ये तो कॉन्स्पिरेसी है, इट इज एनिमी एक्शन। ये बार बार क्यों हो रहा है भारत के साथ? ये सीए आता है, चला जाता है, फिर से जिंदा करने की कोशिश करते हैं एनआरसी के साथ जोड़ने के लिए, वो चला जाता है। अब सीए के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है। हिजाब वाली कंट्रोवर्सी आती है, नमाज वाली कंट्रोवर्सी आती है, 10-15 ऐसी कंट्रोवर्सीज आती हैं, हर 1-2 महीने में भारत जलता है, भारत में कोई ना कोई आंदोलन होता है, ये लगातार होता चला आ रहा है। इसमें कौन सी ताकतें हैं जो ये सब करवा रही हैं?
उसके बारे में भी मैं जल्द एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार की जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है, जो अपना मैसेज, अपना संदेश पहुंचाने की स्ट्रैटेजी है लोगों तक, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। अगर आपको फार्म लॉज ही, जैसे मैं बता रहा हूं, अगर आपको इसके बारे में कुछ करना है, आप कुछ मत करिए, सिंपल सी बात है। ये जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन सेल है, आप इसको बताइए। ये बताएंगे आपको किस तरीके से छोटे छोटे वीडियोस बनेंगे, जिस वीडियो में आसान शब्दों में बताया जाएगा कि इसके फायदे हैं, इसके नुकसान है। अग्निवीर में क्या हुआ, आपने पहले अनाउंसमेंट कर दी, उसका रिएक्शन आ गया, फिर आप समझाने लगे। आप समझ रहे हैं? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सारे मीडिया को बुलाया, वहां पे डिफेंस मिनिस्टर बैठे हैं, 3 चीफ्स बैठे हैं, बोला जनाब हम एक नई पॉलिसी आज लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम अग्निवीर है, जिसके अंडर 4 साल के लिए लोग नौकरी करेंगे। दिस इज नॉट द वे टू कम्युनिकेट। आप ऐसे कम्युनिकेट करेंगे, आप फंसेंगे, ट्रेनें जलेंगी और उत्पात मचाएंगे, और दुश्मन आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाएगा। कमजोरी है। इनको क्या करना चाहिए था कि 10-15 दिन पहले अगर इनके पास कोई स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन सेल होता, और कोई सेल है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मैं चाहता हूं कि कोई अगर मुझसे संपर्क करना चाहे, आप लोगों के पास मेरा नंबर है, आप आइए मेरे पास, मैं आपको बताता हूं किस तरीके से सेल बनेगा और ये सेल कैसे काम करेगा। आई विल टेल यू हाउ दिस फंक्शंस एंड हाउ दिस शुड फंक्शन। इसका खाका होता है। खाका ये कहता है कि ठीक है, जब आपको सरकार से इनपुट मिली, फॉर एग्जाम्पल सरकार ये कहती है कि हम ये कानून, हमें ऐसा लगता है कि इस कानून में थोड़ा सा विवादित हो सकता है या इसका कोई रिएक्शन आ सकता है, अब इसको कैसे करना है, तो उसके एक्सप्लेनर्स बनेंगे। उसकी 14 से लेकर 16 भाषाओं में उसके एक्सप्लेनर्स बनेंगे, आसान शब्दों में वीडियोस बनेंगे, और वो वीडियोस बना के आप एक बैंक में रखेंगे, छोटे छोटे 2-2.25 मिनट, 2-2.25 मिनट। इसके ऊपर लेख तैयार होंगे, इसके ऊपर मीडिया का पूरा प्लान तैयार होगा, और जब ये अनाउंस कर रहे होंगे, मैं अग्निवीर की बात ले लीजिए या अग्निपथ स्कीम की बात ले लीजिए, जब डिफेंस मिनिस्टर अनाउंस कर रहे होंगे, तब आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और आपके मीडिया वाले वीडियो धीरे धीरे जारी कर रहे होंगे, ट्वीट कर रहे होंगे कि जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो, वो पूरी 1 घंटे का जो भी प्रोग्राम है खत्म हो, कम से कम 100 से लेकर 200 वीडियो, जिसमें मीम शामिल, जिसमें कविताएं शामिल, जिसमें गाने शामिल, जिसमें एक्सप्लेनर शामिल, जिसमें सब कुछ शामिल, ये ऑलरेडी पब्लिक रेलम में हो, कि आपका एक नैरेटिव बनकर तैयार हो जाए। ये इतना आसान नहीं है जितना मैं बना रहा हूं, इसमें बहुत मेहनत है बैकएंड का। लेकिन यही चीज इनको करनी चाहिए थी सीए एनआरसी के लिए। भाई ये आपको एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि जो हम ये कर रहे हैं इसका कौन गलत फायदा उठा सकता है। सीए भारतीय मुसलमानों के लिए है ही नहीं, उसका मतलब ही नहीं है भारतीय मुसलमानों का। फिर ये शाहीन बाग क्यों हुआ, फिर दिल्ली में दंगे फसाद क्यों हुए, जब वो भारतीय मुसलमान, किसी भारतीय मुसलमान छोड़ दीजिए, भारतीय हिंदू छोड़ दीजिए, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख, किसी से लेना देना है ही नहीं, इंडियन सिटीजन से लेना देना है ही नहीं, लेकिन आपने शाहीन बाग अपने सर पर बैठा लिया। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा फ्लॉ है गवर्नमेंट के साथ। मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी से, मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी, जब आपके आईटी सेल हो सकते हैं, जब बीजेपी का आईटी सेल हो सकता है, जब कांग्रेस का आईटी सेल हो सकता है, तृणमूल कांग्रेस का आईटी सेल हो सकता है, साउथ की जितनी भी पार्टीज हैं उनका आईटी सेल हो सकता है, शिवसेना का आईटी सेल हो सकता है, जब सबका आईटी सेल हो सकता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आईटी सेल क्यों नहीं हो सकता है? Why don't you have a very powerful IT cell for the government of India? जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का बयानिया देना पड़ता है, फिर आप देखिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज कैसे एक्टिव होती हैं, जैसे पूंछ में आग लगी हो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये मीटिंग हो रही है, ये वीडियो जा रहे हैं, ये मीम बन रहे हैं, ये बंदा ट्रोल हो रहा है, बिल्कुल प्रोफेशनली करते हैं। जब पार्टी की बात हो, देश की बात, और ये बात आज की बात नहीं कर रहा मैं, ये बात पिछले मतलब कई सालों से प्रॉब्लम है। ये मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टुडे, 2022 की बात नहीं कर रहा मैं, ये कई सालों से प्रॉब्लम है भाई। एक आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन सेल बनाना पड़ेगा, 7-8 लोगों का, उनके नीचे फीडर्स होंगे हब एंड स्पोक मॉडल पे, और वो लोग बताएंगे किस तरीके से कम्युनिकेशन आपको करना है। वरना बाहर वाली जो मीडिया है, खासतौर से अल जजीरा जैसे लोग, अल जजीरा आपका फायदा उठाएगा, बीबीसी आपका फायदा उठाएगा, CNN आपका फायदा उठाएगा, फॉक्स न्यूज कुछ ना कुछ उठाएगा। ये लोग उठाएंगे और ये लोग भारत को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका ऐसा मानना है। वो ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि बीबीसी कोशिश कर रहा है आपको बदनाम करने की, लेकिन बीबीसी फिर वैसी ही न्यूज छापेगा जैसे बीबी को समझ में आता है। बीबीसी को जो समझ में आता है बीबीसी छापेगा, क्योंकि आपने अपना नैरेटिव बीबीसी को दिया नहीं।
स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन सेल का एक ये भी काम होगा कि भाई आप बताइए कि फॉरेन मीडिया से हम कैसे डील करेंगे इस मामले में। फॉरेन मीडिया को हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे? कौन ऐसे 4 लोग हैं जो फॉरेन मीडिया को इंटरव्यू देंगे? कौन है जो फॉरेन मीडिया से बोल रहा है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं? क्रिकेट में फील्डिंग होती है ना, आपको फील्डिंग लगानी पड़ेगी। आप बोलते हैं हमारा बॉलर बहुत अच्छा है, हमें फील्डिंग की जरूरत नहीं है, बस एक बंदा बॉलिंग कर रहा है, बैट्समैन हल्का सा छुआ दे वो 3 रन वैसे ही ले लेगा। आपके फील्डर का आपने फील्डिंग लगाई नहीं अपनी, इसलिए बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है। और है कुछ भी नहीं इसमें, है कुछ भी नहीं। मुझे नहीं लगता, ठीक है फार्म लॉज का किसानों को बुरा लगा, ठीक है कोई बात नहीं, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर इतनी बड़ी चीज है तो सारे किसानों को बुरा क्यों नहीं लगा? उत्तराखंड जहां पे हर एक घर में फौजी है, हर एक घर में, एक जमाने में पंजाब में हुआ करता था, आजकल पंजाब से कम हो गया है, पंजाब से थोड़ा कम हो गया है, लेकिन उत्तराखंड जहां पे हर एक, उत्तराखंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अग्निवीर से। ठीक है छोट-मोट लोगों ने बोला होगा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कुछ खास स्टेट्स हैं भारत में 4-5 जहां पे हुआ है और फिर बंद हो गया अपने आप। क्यों? बिहार में क्यों हुआ? यूपी के कुछ जिलों में क्यों हुआ? तेलंगाना में क्यों हुआ? क्या तमिलनाडु से फौजी नहीं जाते? मद्रास रेजिमेंट पूरी है, वहां पे पूरे साउथ इंडियन स्टेट से जाते हैं, बहुत मद्रासी हैं जो फौज में हैं, तमिल हमारे भाई बहुत हैं जो फौज में हैं। तमिलनाडु में क्यों नहीं हुआ? केरल में क्यों नहीं हुआ? कर्नाटक में क्यों नहीं हुआ? नॉर्थ ईस्ट की पूरी एक असम रेजिमेंट है जहां पे नॉर्थ ईस्ट से लोग आते हैं, वहां पे क्यों नहीं हुआ अग्निवीर के खिलाफ? राजस्थान में बहुत थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा, राजस्थान में ज्यादा नहीं फैला। यूपी इतना बड़ा है, 22-23 करोड़ का पूरा राज्य है, दो चार जगह छोट-मोट हुआ, खत्म हो गया। जब तक हम लोग, देखिए जो दुश्मन कर रहा है, दुश्मन का काम है साजिशें करना, वो दुश्मन करेगा, आप ये मान के चलिए। आप क्या कर रहे हैं, आपको ये बात देखनी है। आज का जो टोटल मैं आपको बात बताना, जो निचोड़ है मेरे आज की वीडियो का, वो ये है कि कहीं ना कहीं सरकार में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की कमजोरी है, किस तरीके से अपना बयान सामने रखना है। आज का यही वीडियो था। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए। मैं फिर बहुत जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।